हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं वो यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम एक नई सीरीज आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें 18 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो कई लोग इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बट आप एक चीज़ जानिए, वैकेंसी आई है, आप इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए। आप क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। हो सकता है अभी आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें मिले जहाँ पे हो सकता है एक्सपीरियंस को हटा दिया जाए। हम तब तक वेट करते रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम क्या आएगी, एक्सपीरियंस हट गया, हमने फॉर्म भी भर दिया बट हम लैग कर जाएंगे। कहाँ पे? अपनी प्रिपरेशन पे लैग कर जाएंगे। हो सकता है हमें उतना टाइम नहीं मिल पाए। इसलिए क्या करिए, आप लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए हमारे साथ। हमने आज आपके सामने एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर दी जिसमें हम आज आपके सामने सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को समझाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था और आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको फिर ऐसे लगेगा कि अरे हमने तो फालतू में देख लिया, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। क्योंकि आप ये जानते होंगे, अगर आपने नोटिफिकेशंस देखे होंगे तो बहुत सारी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली हैं और बाकी जो फार्मा की और भी वैकेंसीज आ रही हैं धीरे धीरे। तो आप इस एग्जाम में अगर आपको सपोज करिए यहाँ पे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो आप आगे आने वाले एग्जाम में फ़ायदा उठा लीजिए। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़िए, आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए, नोटिफिकेशन को समझते रहिए, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है नया, क्या नहीं आ रहा है। बट आप प्रिपरेशन अपनी बनाए रखिए और साथ साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एक एक चीज़ सब कुछ बहुत अच्छे से बताएंगे। हमारी टीम इस पूरे काम पे लगी हुई है और हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट स्टेट से जो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम है उनमें जो पूछे गए हैं हम आपको वो भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि सिर्फ एमसीक्यू से सिलेक्शन नहीं होता है, साथ साथ में हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊंगा बट आपको ऐसी थ्योरी पढ़ाऊंगा जहां से क्या है, क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना रहती है। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाइए। इस स्लाइड में देखिए, हम जो आज आपको पढ़ाएंगे वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945। ये चीज आप देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो और आपसे डीएनसी एक्ट से क्वेश्चन ना पूछे जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी भी ईयर का कोई भी कहीं का भी ड्रग इंस्पेक्टर का आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। किससे? डीएनसी एक्ट से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे स्टूडेंट्स। जो आज हमारा क्या है, जो टॉपिक है और जो हमारा सीधा सा एक ब्लूप्रिंट है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, सीधा सा है ब्लूप्रिंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स लॉ। फार्मास्यूटिकल्स लॉ बोले तो क्या है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट डी एंड सी एक्ट एंड रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आप हमारे साथ समझते रहिएगा, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सभी कहते हैं कि यहाँ पे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और जो आपका जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही बोरियत होता है। नहीं, बोरियत नहीं है, इसको हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। पूरा सब कुछ समझ में आएगा, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप हमसे, हम क्या डिस्क्रिप्शन में आपको अपना ईमेल वगैरह या अपना नंबर हम आपको दे देंगे। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आपको इवन आपको फॉर्म भरने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी क्वेरी को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हम देखिए आगे बढ़ते हैं। जो पहली स्लाइड में आपके सामने रखता हूं, ये देखिए स्टूडेंट्स कि जो डीएनसी एक्ट आया वो कब आया, 1940 में। ठीक है, अच्छा ये चीज सोचिए कि ये एक्ट बनाया क्यों गया, क्या जरूरत थी, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जब 1940 में बना, उससे पहले हो क्या रहा था, हो ये रहा था। देखिए आप पढ़िए, इंडियाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक लैंडस्केप लैक्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम हेल्थ एंड अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट फ्लोडेड मार्केट्स विथ नो क्वालिटी एश्योरेंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आता था, जो भी आपकी ड्रग्स आती थी, उसका ना तो कोई स्टैंडर्ड था, कुछ समझ में ही नहीं आता था कैसे बनी हुई है, क्या उसमें कितना, वहाँ पे कितना परसेंटेज उसमें ऐड किया गया है, कितनी सेफ्टी के साथ बनी हुई है, उसमें क्या इफिकेसी, हमें कुछ नहीं पता होता था। बस किसी ने बता दिया तो हमने यूज़ कर लिया। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, एक 1940 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और आप देखिए उस एक्ट में क्या रखा गया, उस एक्ट में सबसे ज्यादा फोकस आपका किया गया तो सेफ्टी पर, क्वालिटी पर यहाँ पे फोकस किया गया। किसकी? ड्रग की। यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्रग की इसकी नीड क्यों पड़ी। इसकी नीड इसीलिए पड़ी कि हम क्या कर सकें, सेफ्टी एंड क्वालिटी पर प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा फोकस रख सके। ठीक है, और ये क्यों करना है, ये इसलिए करना है कि जिससे क्या करें, पब्लिक हेल्थ को हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए ये एक्ट बनाया गया था। एक एक चीज आप समझते रहिए और सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा
एक बैकग्राउंड बता देता हूं। अभी देखिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि 1940 से पहले क्या था, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, क्या होता था, ना कोई किसी ड्रग का ना सेफ्टी पता है, ना एफिकेसी पता है, ना क्वालिटी स्टैंडर्ड पता है, हमें कुछ नहीं पता है। बस हमें क्या है, किसी ने दे दिया, किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया, हमने खा लिया। लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए आप याद रखना कि डी&सी एक्ट जो 1940 थी, उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बनने से पहले कौन सी कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1930 में बनाई गई थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन छिपा हुआ है और आप इसको समझिए। अभी जब मैं आपको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप पढ़ोगे हाथी कमेटी, मिडलर कमेटी, ये कमेटियां पढ़ोगे और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जब आपने 3, 4, 5 कमेटीज पढ़ी होंगी तो आपको ये याद नहीं आएगा कि 1940 से पहले कौन सी कमेटी बनाई गई थी। इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, 1940 के पहले जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का नाम क्या था? चोपड़ा कमेटी था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इस कमेटी का सीधा था क्या, यहां पे इसका रोल था, आप समझ सकते हैं। देखिए, फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन इंडिया। इसका काम यही था कि जो आपको क्या करना है, जो भी ड्रग्स इंडिया में अवेलेबल हैं उसकी क्या करना है, क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना। बनाई गई थी बट हो नहीं पा रहा था पूरी तरीके से, सही स्टेब्लिश ही नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए ये क्या किया गया, बाद में एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर आप समझ सकते हैं, ये देखिए एक्ट कब आया इसका। ठीक है, एक्ट जब बना था, कब बना? 1940 में बनाया गया। क्यों? इन सब चीजों को, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। और इसमें जो एक्ट तो बना दिया गया, फिर जो रूल्स बनाए तो रूल्स किस ईयर में बनाए गए थे? 1945। इंपॉर्टेंट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? 1940 में आया। और रूल्स कब आए? 1945 में आया। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका रूल क्या था भाई? ये एक्ट बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो एक्ट? क्यों? वाई? तो वाई का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि किस पे फोकस करना है, उसकी क्वालिटी पर फोकस करना है। ठीक है, क्या करना है, वो लोगों को हार्म ना करे भाई, प्रॉब्लम ना करे, क्रिएट ना करे प्रॉब्लम, इसलिए हमें क्या करना है, हार्म को भी बचाना है। ठीक है, फिर क्या किया गया था, रेगुलेट इंपोर्ट्स। ठीक है, जो इंपोर्ट हो रहा है उसके थ्रू जो चीजें आ रही थी, जैसे कंट्रोल एंट्री ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक टू इंश्योर दे मीट इंडियन स्टैंडर्ड। इंपोर्ट हो रही हैं तो ये पता होना चाहिए कि वो इंडियन स्टैंडर्ड से मिलती जुलती है या नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आप कंट्रोल इनोवेशन, इसमें क्या है, फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेटिंग क्लिनिकल ट्रायल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ड्रग। ठीक है, न्यू ड्रग के लिए भी रेगुलेशन के लिए, ये सारी चीजें, इतनी चीजें इस एक्ट में क्या करेंगे, फोकस की गई। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे। ये काम था इसका। फिर आप देखिए बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, एक्ट कब आया? 1940 में। ठीक है, रूल्स कब बना? 1945 में। ये दो डेट्स हैं, अभी आप 3 डेट्स याद रखिए, एक 1930, ठीक है, एक 1940 और 1945। ये 3 डेट्स आपके सामने आई। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, मैं पूरा आपको जो भी आपको भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि कुछ भी रेंडमली मैं आपको पढ़ा दे रहा। जैसे कि ये सपोज करिए अब 1945 तक इसका रूल आ गया, अब मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि 1950 में कौन सा रूल्स आया, फिर 51। मैं क्या करूंगा, एक सीक्वेंस में आपको लेके चलूंगा कि कहां पे मैजिक रेमेडी आई, कहां पे कौन सा एनिमल क्रुएल्टी का एक्ट आया, कहां पे पेटेंट एक्ट आया, तो मैं ईयर वाइज आपको कनेक्ट कराऊंगा। तो आप सारी चीज पर ध्यान रखिएगा, इधर उधर से कोई टॉपिक नहीं, सीधा का एक सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, आप समझ गए 1930 में क्या बनी, चोपड़ा कमेटी बन गई। ठीक है, 1940 में क्या हुआ, एक्ट आ गया। 1945 में क्या आ गया, रूल आ गया। ओके, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका एक्ट था उसमें क्या रखा गया, उसमें कितने शेड्यूल रखे गए, उसमें स्टूडेंट्स 2 शेड्यूल रखे गए, एक फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या रखा गया सर, फर्स्ट शेड्यूल में जो रखा गया था उसमें बुक्स के बारे में डिस्कस किया गया था कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में कौन कौन सी बुक्स आती हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये अष्टांग हृदय, ये कहाँ आती हैं, तो इस तरीके की बुक्स के बारे में बात की गई। आयुर्वेदा की बुक्स हैं, मैंने आपको बता दिया। उसका सेकंड शेड्यूल में क्या रखा गया, स्टैंडर्ड फॉर इंपोर्टेड ड्रग एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द सेल, स्टॉक एंड स्टॉक ऑफ द और एग्जिबिट फॉर सेल। क्या रखा गया, स्टैंडर्ड बनाया गया, किसके लिए, इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के लिए, सेल के लिए और उसको स्टॉक करने के लिए। इतनी चीज इन्होंने एक्ट जब बनाया तब इतनी दे दी, बट काम इतने से तो चलना नहीं था।
तो करना क्या था कि जब भाई इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया गया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो कब इंप्लीमेंट किया गया ये रूल? 1945 में जब ये इंप्लीमेंट किया गया तब उन्होंने क्या रखा, इसमें कुछ शेड्यूल रखे। वो शेड्यूल कितने रखे यहाँ पे? 23 शेड्यूल। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, हमें ऐसा नहीं कि कोई हमें एमसीक्यूज बना के दे दे हमने सॉल्व कर लिए, नहीं, हमें एमसीक्यूज खुद भी क्रिएट करने हैं अपने आप में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्ट में कितने शेड्यूल हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कितने शेड्यूल हैं, तो आप ध्यान रखना, अगर एक्ट वर्ड उसने ऐड किया है तो आपको वहां पे टिक करना होगा कि उसमें 2 शेड्यूल हैं। अगर उसने आपसे रूल्स का पूछा तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें कौन से हैं, 23 शेड्यूल है। कंफ्यूज मत होइएगा, रूल में है 23 और एक्ट में कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए इतनी चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं हमारे साथ साथ, अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो आप नोट्स भी बनाते रहिए, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। चलिए अब हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीजें हुई, एक्ट बना, ठीक है, फिर क्या बना, रूल्स भी बना दिया गया। कब? 1945 में। अब जब रूल बनाया गया तो अब ऐसे ही है, जैसे सपोज करिए आप कोई बुक लिखते हैं तो आपने बुक का क्या किया, एक पेज आपको लिखना क्या है उस बुक में, तो ऐसे करके आप चैप्टर बनाते हो ना स्टार्टिंग में, जिसको इंट्रो पार्ट बोलते हैं, तो वही है। देखिए तो जो इस एक्ट में पहला चीज क्या रखेगी, चैप्टर 1 में क्या रखा गया, चैप्टर 1 में रखा गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी चीज आप है, कोई भी है, जैसे कि आप ही मान लो कोई बुक देखते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है ना, तो क्या रखा गया, इंट्रोडक्शन रखा गया। अब इंट्रोडक्शन में क्या रखा गया, डेफिनेशंस वगैरह रखेंगे, स्कोप रखे गए, बेसिक प्रोविजन रखे। ठीक है, फिर सेकंड में दूसरे चैप्टर में उन्होंने क्या रखा, दूसरे चैप्टर में उन्होंने कुछ बॉडीज रखी जिनको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल बॉडीज, एनालिटिकल, एडवाइजरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। इस तरीके की बॉडीज को किसमें रखा, चैप्टर 2 में रखा। ठीक, फिर देखिए चैप्टर 3 में क्या रखा, चैप्टर 3 में रखा जो इंपोर्ट हो रही हैं, जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक को रखा गया कि क्या इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट पे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज अभी हम पढ़ाएंगे, आपको एक एक चीज समझ आएगी। और जो आपका फोर्थ था उसमें क्या रखा उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग को रखा। ठीक है, फिर क्या रखा, सेल को रखा, फिर क्या रखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को रखा कि क्या करना है। पहले में क्या किया, उन्होंने इंट्रो दे दिया जिसमें क्या कुछ डेफिनेशंस वगैरह रखी, और दूसरा उन्होंने क्या किया, आपके सामने एडवाइजरी और ये क्या है, एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव बॉडीज लेके आ गए। तीसरे में उन्होंने क्या किया, तीसरे में उन्होंने इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में बताया। फोर्थ में क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया। उसके बाद चैप्टर 5 था, तो अब जो चीजें छूट गई उनको क्या किया, चैप्टर 5 में डाल दिया। जैसे कि सपोज करिए अब आप इतनी सारी चीजें रखी गई हैं और सपोज करिए इनको कोई नहीं पालन कर रहा है इनका, तो भाई कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर आप ऑफेंस में पेनल्टी लगाओ। जैसे कि अब ये रूल बनाया गया, कोई रूल आपके लिए बनाया गया, अब आप उसको नहीं मानेंगे तो सीधी सी बात है आप पे या तो फाइन पड़ेगा या तो आपको जेल होगी। तो कितने साल की आपको जेल होगी या कितना आपके ऊपर फाइन पड़ेगा, इन सब चीजों को किस में रखा, ऑफेंस एंड पेनल्टी में रखा गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, एक एक चीज को हम आपको समझाते चलेंगे। फिर देखिए आगे, अब हम आपको पढ़ाते हैं चैप्टर 1। देखिए चैप्टर 1 में क्या था, चलिए आइए, चैप्टर 1 में क्या रखा, कुछ डेफिनेशंस रखी थी, उन डेफिनेशंस के बारे में हम बता दे रहे, जैसे ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, कॉस्मेटिक क्या होता है। ठीक है, देखिए आप ड्रग, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा गया ड्रग की डेफिनेशन, तो आप ड्रग की डेफिनेशन को बहुत इजीली टिक कर दोगे, कॉस्मेटिक्स को भी टिक कर दोगे। देखना पढ़ने में ही आपको समझ आ जाएगी। ऑल मेडिकेशंस फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूजेज, सब्सटेंसेस फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, ऐसी चीजें जो क्या है, ऐसी जो क्या है आपके लिए एक्सटर्नल या इंटरनल यूज के लिए है। ठीक है, और क्या है, डायग्नोसिस में यूज हो रही, किसी चीज को प्रिवेंट करने में यूज होने, क्या होता है, ड्रग होता है। और कॉस्मेटिक क्या होता है, ऐसा आर्टिकल, ऐसी चीज जिसको आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, पोर कर रहे हो, ठीक है, और लगा रहे हो फेस पे, तो उसको क्या बोलते हो, या अपने ब्यूटीफाइंग के लिए उसको क्या बोलते हो, कॉस्मेटिक। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। थर्ड वन है आपके सामने अडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेटेड। देखिए दो चीजें मैं अभी फिर से कह रहा हूं, कंफ्यूजन आपको कहां पे होगी, एक स्पूरियस ड्रग, दूसरा मिस ब्रांडेड ड्रग। इस स्लाइड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो निकल के आएगी स्पूरियस ड्रग, और दूसरी आपके पास कौन सी रहती है, मिस ब्रांडेड ड्रग। इस पे फोकस करना है। अभी हम आपको बताते हैं स्पूरियस और ये क्या था, पहले अडल्ट्रेटेड को पढ़ लेते हैं। अडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब होता है अ ड्रग कंटामिनेटेड कंटेनिंग फिल्थी और डिकम्पोज सब्सटेंस और प्रिपेयर्ड अंडर द इंसैनिटी कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन में बनाएगी, सपोज करो अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाएगी। पहली चीज हो सकता है उसमें कुछ एक चीज ऐड करनी थी, हो सकता है कुछ ज्यादा चीजें आपने ऐड करनी हो, जैसे सपोज करिए मैं सपोज करो एक्स मटेरियल आपको ऐड करना था, आपने कहा कि एक्स और वाई उठा के ऐसे ऐड कर दिया, आपको पता ही नहीं वाई कौन सा, आपको ध्यान नहीं दे रहे हो आप,
तो और क्या किया, कोई सब्सटेंस है, सपोज करिए आप कोई टेबलेट बना रहे हैं, उसमें बाइंडर्स या फिलर्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है बाइंडर खराब हो गया हो, बट आपने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ऐसी ड्रग को क्या किस कैटेगरी में रखोगे आप, अडल्ट्रेटेड में रखोगे। अब आता है स्पूरियस ड्रग क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पूरियस को, सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि क्या मतलब होता है फेक, बोले तो नकली। जैसे सपोज करिए मैंने क्या किया, कोई ड्रग बनाई और मैं ऐसे बोल रहा हूं ये ड्रग है ना बहुत असली है मेरी, मैंने असली ड्रग बनाई है, बट रियल में कंडीशन क्या है उसकी, वो तो फेक है, बट आप कह रहे हो कि असली है। तो ऐसी ड्रग जो फेक होती हैं, जिनको हम किस मार्केट में किस नाम से लॉन्च करते हैं कि ये चीज क्या है, असली है, रियल है, तो वो किस में आती है, स्पूरियस ड्रग में आती है। आप पढ़ लीजिए, अ ड्रग फॉल्सली क्लेमिंग टू बी जेन्युइन एंड द इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग और सोल्ड अंडर अ नेम बिलोंगिंग टू द अनदर ड्रग्स। समझ रहे हो ना, कि जैसे सपोज कोई ड्रग है एक्स नाम से मार्केट में आ रही है, आपने क्या किया, अपनी भी लॉन्च कर दी हो, बोला कि हमारी नहीं है। जैसे सपोज करिए, देखिए आप ऐसे समझो, जैसे ये है, ठीक है, ये एक ड्रग है, आपने क्या किया, ऐसी ही एक और अपनी ड्रग बिल्कुल सेम लॉन्च कर दी, कुछ आप फर्क नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होती है, फेक ड्रग में आ जाती है। अब होती है मिस ब्रांड। अब मिस ब्रांड का मतलब क्या हुआ, देखिए, अ ड्रग इम्प्रॉपरली लेवल्ड मेकिंग फॉल्स और मिसलीड क्लेम्स और नॉट लेवल्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन मैनर। ऐसी चीज जिसमें क्या है, मिस ब्रांड का मतलब है जो आपको क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से क्या किया उस पे, यहाँ पे भ्रमित थोड़ी हो रहे हो, यहाँ पे आपको तो बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने पागल बना दिया कि ये हमारी असली है। यहाँ पे क्या किया, जैसे आप सब मार्केट में ही देखते होंगे कि कोई एक मान लो एडिडास होता है, ठीक है, उसको एडिडास बना दिया, तो इस तरीके का आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो, उस तरीके का क्या बोलते हो, मिस ब्रांड कहते हैं। ये जैसे कि हमारा असली है, बट क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें से कुछ ना कुछ उनकी चीज़ों में क्या होता है, फर्क होता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, मिस ब्रांड होते हैं, क्योंकि उसमें जो लेबल लगा होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। सपोज करिए आपको ओरिजिनल और जैसे कि मान लो ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे कोई लोगो लगा हुआ था, अब पता है कि असली चीज की पहचान ये कि लोगो इस जगह, इन्होंने क्या किया, लोगो इधर लगा दिया, तो आपको क्या दिख रहा है कि सपोज करिए यहाँ पे मैनकाइंड तो लिखा है, लेकिन मैनकाइंड यहाँ पे भी लिखा है, बट ये भी तो देखिए कि मैनकाइंड अपना मैनकाइंड लिख के कहाँ पे देता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसने पता चला कॉर्नर में लिख के, ये असली वाले में कॉर्नर पे लिख के, तो लोकल वाले में साइड में लिखा है, तो ये होता है मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, क्लियर, आप बात को समझ गए होंगे। इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, मिस ब्रांडेड और स्पूरियस ड्रग की दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार पढ़िएगा इसको। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आगे है, आगे देखिए क्या है, इन्होंने जो आपका चैप्टर 2 था उसमें इन्होंने क्या कवर कर रखा है, एडवाइजरी बॉडी को, एनालिटिकल बॉडीज को और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को। इनको हम थोड़ा बाद में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट इंट्रो पार्ट में देखिए कौन कौन सी आती है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आता है, और कौन कौन सी आती है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि डीटैब है वो किसके अंडर आती है, एडवाइजरी में आती है, एनालिटिकल में आती है, एग्जीक्यूटिव में आती है, किस में आती है, तो आपको टिक करना होगा उस जगह की सर ये एडवाइजरी कमेटी में आती है, कौन सी, डीटैब। और एनालिटिकल बॉडीज में कौन कौन सी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। एनालिटिकल में कौन सी आती है, सीडेल आती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और आपकी गवर्नमेंट एनालिस्ट किस में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एनालिस्ट की स्टूडेंट वैकेंसी तक आती है, और उसमें ये चीज होती है, उसमें वो कभी कभी पूछ देते हैं कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं वो किसके अंडर अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो किसके अंडर किए जाते हैं, एनालिटिकल बॉडीज के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन, आप जब ये चार्ट टाइप का आप अपने सामने बना लीजिए, बार बार इसको देखते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार रट रहे हैं, रटना नहीं है, आप सामने अपने चिपका लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव बॉडीज में कौन कौन से आते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में जो आती हैं वो आती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, और कौन सा, ड्रग इंस्पेक्टर। इवन ड्रग इंस्पेक्टर किस में आता है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में आता है। बहुत लोग काफी जगह पे कंफ्यूज रहते हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्या वर्क होता है और ड्रग इंस्पेक्टर का क्या वर्क होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को धीरे धीरे से समझते रहिए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एमसीक्यूज यहां से आप अपने खुद से मन से निकालिए कि क्या निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आते हैं, जैसे कि चैप्टर 3 में क्या था, इंपोर्ट, क्या था, इंपोर्ट के बारे में बात हो रही थी। रेगुलेटेड थ्रू द स्ट्रिंजेंट लाइसेंसिंग, प्रोहिबिटेड इंपोर्ट ऑफ द मिस ब्रांड एडल्ट्रेट स्पूरियस ड्रग। आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीजें आपको इंपोर्ट नहीं होती हैं, कौन सी, जो मिस ब्रांड हो, अडल्ट्रेटेड हो, स्पूरियस हो, या सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस हो, मतलब कि स्टैंडर्ड ना हो क्वालिटी उनकी। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चर में क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले आपको फॉलो करना है क्या, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसी में पूरी गाइडलाइंस होती है, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होता है इसमें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा किसने, इसी का पार्ट है, चैप्टर 4 का ही पार्ट है। मिसलिनियस की मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है, सेल आता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक इसी में आता है चैप्टर 4 में, ठीक है। चैप्टर 5 में ऑफेंस एंड पेनल्टीज आती हैं, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए हम लोग। किस इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए जो हमें एक्सप्लेन करनी थी। आप कहने समझ गए होंगे एक्ट के अंदर जो शेड्यूल थे कौन 1 एंड 2 वो आप समझ गए होंगे। 1 में आती थी बुक्स, 2 में क्या दिया था, स्टैंडर्ड दिया था किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और स्टॉक के लिए दिया था। फिर क्या हुआ, रूल्स आए, रूल्स में कौन से शेड्यूल रखे गए, कितने शेड्यूल रखे गए, 23 रख दिए गए। इसी में से क्या होता है, जब आप लास्ट वाला शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल बाई, ठीक है, तो शेड्यूल बाई के कितने अपेंडिक्स हैं, 6। कितने अपेंडिक्स हैं, 6। यहां से क्वेश्चन आप समझिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि आपका जो शेड्यूल बाई है उसमें कितने अपेंडिक्स होते हैं। तो आप यहाँ पे इसको एमसीक्यूज भी आपका डन हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। और ये तो पूछे ही जा सकता है कि कितने शेड्यूल हैं रूल के अंदर, तो आपको पता है 23 है। और ये तो हम आपको पढ़ाएंगे कि M1 M2 M3 M4 ये जो क्या है M1 M2, ये मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा क्या है। पहले इन चीजों पे फोकस करिए, 23 और 6। चलिए अब इनका थोड़ा सा डिटेल हो जाए, आगे देखिए इनका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, एक एक चीज का डिटेल पढ़ते हैं। और अब आप देखते रहिए, मैं आपको एक एक ट्रिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि शेड्यूल ए में क्या आता है, शेड्यूल बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, डी में क्या आता है, ई में क्या आता है, एफ में क्या आता है, आप बस देखते रहिए। शेड्यूल ए अल्फाबेटिकली ये शेड्यूल बनाए गए थे जो किसमें आते हैं, रूल्स में। कौन से वाले, किसमें है, रूल्स में, ठीक। कौन कौन से, पहला पढ़िए शेड्यूल ए। शेड्यूल ए किस लिए होता है, देखिए एप्लीकेशन, लाइसेंस एंड रिन्यूअल्स, ठीक है। इसमें एक बात बताइए, सपोज करिए मैं आपको वहां से लिंक करता हूं, जब आप जैसे कि सपोज करिए आप किसी कॉलेज में ही गए, ठीक है, और आप या स्कूल में गए एडमिशन कराने गए, तो सबसे पहले आप क्या करते हो वहाँ पे, इतना है बताओ मुझे। आप सबसे पहले जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप इंटर करते हो और कहते हो मुझे एडमिशन कराना है। तो सबसे पहले आपको कॉलेज में जो भी आपका एडमिशन कर रहा होता है, सीधा सा क्या कहते हैं, लो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो। सबसे पहला काम यही है। तो क्या करना है आपको, ए फॉर एप्लीकेशन, सबसे पहले आप क्या फिल करोगे, एप्लीकेशन फिल करोगे, ठीक। फिर आपको एप्लीकेशन फिल कर दिया, आपको एडमिशन लेना है, तो आप समझ करिए अब आपको एडमिशन हो गया, आपको क्लास जाना है। तो क्लास जाने से पहले वो आपसे क्या ले लेते हैं, वो आपसे पूरी की पूरी फीस आपसे ले लेते हैं। फीस जमा करिए, उसके बाद क्लास में एंट्री करिए। तो क्या करना है आपको, दो चीजें याद रख लेनी है। क्या करना है, ए से आपको याद करना है एप्लीकेशन, बी से आप याद कर लीजिए कि क्या होता है, फीस के बारे में डिस्कशन होता है इसमें, ठीक है। फीस किसके लिए, फीस फॉर द टेस्ट एंड एनालिटिकल कंडक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट लैब्स के लिए होता है, ठीक, समझ गए। शेड्यूल सी एंड C1 इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे सी का फॉर्म मतलब सी से समझ लीजिए, सी मतलब समुद्र। तो क्या होता है, विजुअलाइज प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द सी लाइफ एंड नेचर, कोई नहीं वो ऐसे ही जस्ट लिखा हुआ है, बट आप शेड्यूल सी को आप ऐसे समझिएगा कि क्या होती है, इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझते रहिएगा। शेड्यूल सी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, जो मोस्टली मार्केट में मिलते हैं, वो समझ लीजिए आप शेड्यूल सी में ही आते हैं, ठीक है। फिर और आपको पता है कि इसी का तो आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बताइए, इसी का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए डी, ठीक है। अब डी का मतलब क्या होता है, डोंट नीड टू इंपोर्ट। डी का मतलब अगर आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, जैसे डोंट नीड टू इंपोर्ट, आपको ऐसी चीज जो इंपोर्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या है, विद रेस्ट्रिक्शंस में क्या हो जाता है कि ऐसी चीज देखिए, लिस्ट ऑफ द ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट, ठीक है, समझ गए आप, इंपोर्ट से रिलेटेड, डोंट नीड टू इंपोर्ट, जिनको इंपोर्ट नहीं करना। उसके बाद E1, देखिए शेड्यूल E1 में क्या आता है, ई फॉर इविल, और इविल क्या होता है, आप जानते ही हैं क्या होता है, भूत टाइप का, आप समझ लीजिए। तो भूत को क्या किससे यहाँ पे रिलेट कर दिया गया, पॉइजन से रिलेट कर दिया गया कि इसमें कौन से सब्सटेंस आते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं। जैसे कि लिस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस, जो आपके पॉइजनस सब्सटेंस आती है किसमें, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में, तो वो किसमें आती है, शेड्यूल E1 में आती है, ठीक है। आप एक ट्रिक को बिल्कुल आप अपनी नोट करते जाइए, आपको समझ आएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल एफ, ठीक है। एफ किसके लिए, देखिए एफ फॉर द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, ब्लड, समझ रहे। तो एफ क्या होगा, देखिए रिक्वायरमेंट फॉर द रनिंग ऑफ अ ब्लड बैंक एंड प्रोसेसिंग ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि सपोज करिए फ्रूट, एफ को मैं लिंक कर देता हूं आपके फ्रूट से, देखिए ये भी एक ट्रिक है। और फ्रूट को खाओगे तो क्या होगा, आपका ब्लड बढ़ेगा, ऐसे आप लिंक कर लीजिए, मैं जस्ट ट्रिक बता रहा हूं। फ्रूट को खाओगे तो आपका क्या बढ़ेगा, ब्लड खाओ ब्लड बढ़ेगा, ठीक है। और ज्यादा ब्लड बढ़ गया, और क्या करना है, अब आपको ज्यादा फ्रूट खाने, सपोज करिए आपने बहुत ज्यादा फ्रूट खा लिया, मतलब डबल एफ, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा फ्रूट खाओगे तो आपकी आंखें क्या रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। इसलिए किस पे फोकस किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन, क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूं शेड्यूल F2 में क्या होता है। देखिए F2 में क्या हो सकता है, जो ड्रेसिंग्स आप में, इसमें सर्जिकल ड्रेसिंग्स आती है। जैसे कि क्या करिए, आप सपोज करिए जो आपका शेड्यूल F2 होता है, जैसे ड्रेसिंग कर रहे हो, ड्रेसिंग क्या है, एक पर आप लेयर लगाओगे तो एक में कवर नहीं होती, तो क्या करना है, 2 लेयर लगा लेनी है, ऐसे आपको याद रखना है शेड्यूल F2, ठीक है। F3 में आपके अम्बेलिकल टिप्स आ जाते हैं,
पे लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ, अम्बिलिकल टिप्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके, शेड्यूल जी, जी मतलब क्या होता है, ग्रोथ, ऐसे याद रख लिए आप, ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ, जी से आप ग्रोथ भी याद रख सकते हो, देखो जी से कि आप यहाँ से गार्जियन भी याद कर सकते हैं, मतलब गार्जियन मतलब जिसमें क्या है, आपको मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट्स है, ड्रग्स टू बी टेकन ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन, जिसमें क्या है आपको बिना मेडिकल सुपरविजन के आपको नहीं लेनी है। शेड्यूल एच, अब एक दो ट्रिकें ऐसी होती है जो आप सारी चीजों में याद कर लोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इसमें कौन सी आती है, लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, क्या होती है, जो भी ड्रग आपकी किस में आती है, प्रिस्क्रिप्शन में आती है, वही रहती हैं। और इसमें क्या होता है, H1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि शेड्यूल H1 में कौन कौन सी ड्रग आती है, तो आप समझ लीजिए एंटीबायोटिक, एंटी टीबी और सर्टेन कुछ जो होती हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं, वो आपकी किस में आती हैं, शेड्यूल H1 में ही आती हैं, ये याद रखिएगा आप। ये एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, ये सारी ड्रग जो हैं वो आपकी किस में, बिल्कुल भी शेड्यूल सी में नहीं आती, किस में आती हैं, आपकी H1 में आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कौन सा लिखा है, जे, जे, ठीक है। अब शेड्यूल जे का क्या मतलब है, आप समझिए, देखिए शेड्यूल जे में जो आएंगी ड्रग, एक सेकेंड, अब शेड्यूल जे में कौन कौन सी ड्रग आएंगी, देखिए शेड्यूल जे का मतलब क्या होता है, जानलेवा, ठीक है। अब जानलेवा का मतलब क्या हुआ, लिस्ट ऑफ द डिजीज एंड एलिमेंट विच आर ड्रग कांट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, शेड्यूल जे, जैसे कि इसमें आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ऐसी चीज़ों पे क्लेम करना कि जैसे सपोज ये किसी पर्सन को कैंसर हो रखा है और कोई क्लेम करे आपसे, ये बोल दे अरे हम कैंसर है आपका, हम 15 दिन में ठीक कर देंगे, 15 दिन में ठीक हो, तो ये आप जानते हैं कि कैंसर खुद ही इतना जानलेवा बीमारी 15 दिन में कोई कैसे ठीक कर देगा, तो ये क्या होती है, फॉल्सली क्लेम, कोई ऐसे करके कोई बोर्ड लगाए हुए है कि आइए मिलिए आके हमसे 15 दिन में हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। कुछ होते हैं जैसे तिलिस्मी कवच जो वगैरह देते हैं ना, कि इसको ले लीजिए आपकी, जैसे कि स्टोन होता है कुछ लोगों, जैसे आपने गाँव में देखा होगा, लोग कहते हैं ना मैंने ये चीज़ ले ली और मेरा स्टोन ठीक हो, तो ना इस तरीके का जो क्लेम करते हैं ना, वो किस में आता है, शेड्यूल जे में आता है। उसके बाद शेड्यूल के में क्या आता है, देखिए के मतलब ओके, एग्जेम्प्टेड, ठीक है, ड्रग एग्जेम्प्टेड फॉर सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, एग्जेम्प्टेड किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्जेम्पशन जो होता है वो किस में आता है, शेड्यूल के में आता है। देखिए शेड्यूल एम का तो सीधा वर्ड निकल रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, तो आप याद रखिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आता है, और यहाँ पे M1 M2 M3 क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। जो आपका M1 होता है उसमें कौन सी आती है, होम्योपैथिक ड्रग आती है, और M2 में क्या आता है, कॉस्मेटिक्स आते हैं, और जो आपके क्या होते हैं इसमें क्या आता है, जो आपका ये शेड्यूल M3 होता है, इसमें क्या आता है, आपकी मेडिकल डिवाइस आती हैं। जैसे आपने एक बात बताइए, आपने अगर मैथ पढ़ी होगी तो आपने दो तीन चीज़ें उसमें पढ़ते हैं, एक LCM और एक HCM, तो यहाँ पे आप ट्रिक बना लीजिए, HCM ऐसे लिख लीजिए, HCM आपको याद रहेगा, H का मतलब होम्योपैथी, C का मतलब कॉस्मेटिक्स के लिए, और M का मतलब मेडिकल डिवाइस के लिए, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। फिर चलिए आगे, शेड्यूल ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और शेड्यूल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। शेड्यूल U1, ठीक है, U एंड U1 में क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड, U को ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि YouTube, ठीक है। अब YouTube का क्या काम है, YouTube सारी चीजों का संग्रह रखता है, तो ऐसी चीज क्या होता है, पर्टिकुलर टू बी सोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, मतलब सारे रिकॉर्ड्स किस में रहते हैं, शेड्यूल U एंड U1 में रहते हैं, ठीक। फिर बी क्या होता है, BIP, ठीक है, तो बी से VIP निकल गया, तो VIP पर्सन जो होते हैं वो क्या खाते हैं भाई, पेटेंट या तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन लेते हैं, ऐसे याद रखिए, जो लोग VIP बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है तो कॉस्टली मेडिसिन लेते हैं, समझ रहे हो ना, तो वो किस में आ जाएगा, आपका VIP में आ जाएगा। डब्ल्यू में आ जाता है, जेनरिक ड्रग्स आ जाती हैं। अब जेनरिक, अब डब्ल्यू से कोई ट्रिक मुझे ही नहीं मिल रही है कि ऐसे क्या बनाऊं, तो आप एक दो तो ट्रिक है तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये सब बनाई हुई हैं, जनरेट की हुई ट्रिक होती है, सबके लिए नहीं बनती, कुछ कुछ होती हैं अपनी, आप अपने आप से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल डब्ल्यू में कौन सी आती है, जेनरिक ड्रग आती है, ठीक है। एक्स, अब एक्स में आप नाम सुनते ही समझ में आता है कि आप जब भी आप फार्मा से जरा सा ही कनेक्ट होते हैं, आप दो चीज़ों से पहले ही अवेयर हो जाते हैं, एक शेड्यूल सी से और शेड्यूल एक्स से, तो ये आपको मैं बिना कह सकता हूँ, आपको याद रहेगा। शेड्यूल एक्स में क्या आती है, नार्कोटिक्स टाइप की मेडिसिन आती हैं, सबको याद रह जाता है। आप सारे शेड्यूल भूल जाएंगे, आपको दो याद जरूर रहेंगे, एक सी और दूसरा एक्स। फिर उसके बाद शेड्यूल वाई जो होता है एक क्लिनिकल ट्रायल से किससे रिलेटेड होता है, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड होता है। आई होप आपको ये चीज़ें, आपको जो मैंने अभी पढ़ाया और आपको जो ट्रिक बताई, इसी ट्रिक के बिहाफ पे आप ये सारे शेड्यूल याद कर सकते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल बाई में जो अपेंडिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपेंडिक्स 1 में क्या होता है, अपेंडिक्स 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, 5 में क्या होता है, 6 में क्या होता है। पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि अपेंडिक्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पहला अपेंडिक्स देखिए क्या लिखा है, डाटा टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर द मार्केटिंग परमिशन, किस में आता है, 1 में आता है। फॉर्मेट फॉर द सबमिटिंग क्लिनिकल रिपोर्ट्स किस में आता है, 2 में आता है। उसके बाद एनिमल जो टॉक्सिकोलॉजी थी प्रीक्लिनिकल, तीसरे में आता है।
और आपको क्या करना है, डाटा रिक्वायरमेंट फॉर द एनिमल लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, आपने जो लॉन्ग टर्म स्टडी होती है वो किस में आती है, 4 में आती है। पेशेंट कंसेंट फॉर्म जो आता है वो आपका 5 में आता है, और 6 में क्या आता है, एफडीसी, सिर्फ यही पूछ देते हैं, एफडीसी पूछ देते हैं, डायरेक्ट लिख के आता है एफडीसी, तो आप समझ जाना एफडीसी की तो पहले आता, तो फुल फॉर्म आप ध्यान कर लीजिए, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। ये 6 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा था मैं आपको 2 चीज क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, कि आपको जैसे कि, एक सेकेंड आपको बताता हूँ, जैसे कि ये देखिए ड्रग इंस्पेक्टर जो है आपका, एक मिनट, जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है, इनका काम क्या है, कोई नहीं, एक सेकेंड, जो आपका ये ड्रग इंस्पेक्टर है, इसमें क्या आता है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनका काम क्या होता है, पावर टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस, टेक सैंपल्स एंड इनिशिएट द लीगल एक्शन। ये काम किसका होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम ये नहीं होता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम होता है, ये सैंपल जो होता है ड्रग इंस्पेक्टर लेके आता है, वो किसको देता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट को देता है। वो क्या करता है, उसका पूरा पर टेस्टिंग करता है कि ये चीज कैसी है, असली है, लोकल है, किस तरीके से, वो तो काम किसका होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट का होता है। अब देखिए कुछ अमेंडमेंट थे, जो अमेंडमेंट आए थे, इसमें क्या ड्रग एंड को 45 में बन गया, रूल आ गया। फिर क्या हुआ, 1982 में कुछ अमेंडमेंट आया, किसमें, शेड्यूल एक्स के बारे में। क्या हुआ, शेड्यूल एक्स फॉर द नार्कोटिक, इसको लाया गया किसमें, 1982 में। अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1982। अब आपकी चौथी डेट आपको याद रखनी है, कौन सी, 1982, ठीक है। पहली कौन सी डेट आपको याद रखनी थी, 30, फिर कौन सी, 1940, फिर कौन सी हो गई 1945, अब कौन सी हो गई 1982, ठीक है। 1982 में क्या आया, शेड्यूल एक्स को क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक। और क्या किया गया, जी को और एच को रिवाइज किया गया। फिर 88 में क्या हुआ, जीएमपी फॉर्मलाइज्ड इन द शेड्यूल एम, जीएमपी को लाया गया। शेड्यूल और शेड्यूल बाई जो था उसमें क्या किया, क्लिनिकल ट्रायल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर कब हुआ, 2000 में हुआ, इसमें शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर जो 2011 में था, इसमें क्या किया था, शेड्यूल H1 टू कॉम्बैट द एंटीबायोटिक्स के लिए, इसमें क्या हुआ था, शेड्यूल H1 जो था उसमें एंटीबायोटिक्स को लाया गया। कब लाया गया, 2011 में लाया गया। ये डेटें अब आपके सामने और आ गई, 1988 आ गई, फिर आपके सामने 2000 आ गई, फिर आपके सामने 2011 आ गई, ठीक है। ये, और अब आप इतनी डेट और लिख लीजिए अपने नोट्स में। करते क्या रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साइड में एक पेज खाली कर दीजिए, उसमें सारे डेट्स को ऐसे नोट डाउन करते रहिए। फिर चलिए, फिर इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बढ़िया, रेगुलेशन बताया गया है। देखिए रेगुलेशन में क्या क्या बताया गया वो आप देखिए। जैसे कि रेगुलेशन में आपको बताता हूं कि आपको क्या प्रोहिबिटेड इंपोर्ट, कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपोर्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जो क्या है, मीट एस्टेब्लिश द क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है, मिसब्रांड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, और ड्रग रिक्वायर अदर लाइसेंस बट इंपोर्टेड विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन। और इसके बाद क्या होता है, इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए शेड्यूल सी के लिए शेड्यूल C1 और X, ये चीज इतनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी। अब आप देखिए, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग परमाइस मस्ट स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करना चाहिए, जीएमपी को फॉलो करना चाहिए। सेल एंड रिटेल में क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें बताऊंगा अभी। टेम्परेट जोन ये क्या होता है, बस जस्ट एक ओवरव्यू दीजिए। स्टोरेज एंड कंडीशन कैसी होनी चाहिए, और रिकॉर्ड आपको कैसे मेंटेनेंस करना है, आगे आने वाली क्लास में सारी चीजों को बताते जाएंगे। ये जस्ट आप अभी देखते रहिए। फिर आइए आगे, सबसे चीज, ये कौन सा चैप्टर था आपका, ये था आपका चैप्टर 5। आज हमने क्या किया, आपके सामने ड्रग एंड एनालिसिस जो आपका कॉस्मेटिक एक्ट है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू किया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई स्पूरियस ड्रग बना रहे हो, तो आपको क्या हो सकती है, 10 साल की जेल हो सकती है, और 10 लाख का आपके ऊपर क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है। अडल्ट्रेटेड ड्रग बना रहे हो तो क्या हो सकता है, 1 से 3 साल के लिए आपको जेल हो सकती है, और क्या कर सकते हैं, अब वो फाइन जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर कितना लगाना है। अगर आपने क्या किया, प्रोहिबिटेड ड्रग को सेल किया, तो आपको क्या हो सकता है, 3 साल की सजा हो सकती है, कुछ फाइन लगेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। आपने क्या किया, ड्रग इंस्पेक्टर आया आपके यहाँ इंस्पेक्ट करने के लिए, आपने क्या किया, उससे को मना कर दिया, नहीं अरे मैं इंस्पेक्ट ही नहीं करवाऊंगा, अरे आप कैसे कर रहे हो, इस तरीके के आप उसने, अगर उससे आपने कोई कुछ झगड़ा किया, तो वो क्या कर सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, हो सकता है आपको 3 साल की सजा हो जाए, और आपके ऊपर क्या लगा दिया जाए, फाइन लगा दिया जाए। यही चीज थी इसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, सारी चीज़ों के साथ आप जुड़े रहिए। मैंने आपको आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया है, ओवरव्यू दिया है। इसी के साथ साथ हम पूरी एक एक क्लास आपके सामने लेके चलेंगे, और सारे सब्जेक्ट्स को आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ों को क्लियर करा देंगे। आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी होती चली जाएगी। हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल बहुत लेंदी, बहुत ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे,
बहुत ही आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देनी है, क्योंकि सभी कहते हैं कि ये जो आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग नहीं है, इसको बोरिंग कह के बना दिया है, बट इसको हम थोड़ा सा अगर समझने के ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, और आपको आई होप बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक यू।